हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज मैं हो गया चमत्कारी बाबा। देखो कुछ देखो, सब नीचे एकदम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, राइट। तो आज चमत्कारी बाबा आपके लिए लेके आए हैं एक चमत्कारी सा क्वेश्चन, जिसको एक्चुअल सॉल्यूशन जिसको करने में लोगों के 12 बज जाते हैं, या इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आज जल्दी कोई पूछ नहीं पा रहा था। अगर हम बहुत बेसिक सी बात करें तो जल्दी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे नहीं गए, ना ही आईपीएचओ के अंदर पूछे गए, ना ही आईएनपीएचओ के अंदर पूछे गए। लेकिन मैं अपनी इस प्रोबेबल लिस्ट में इस क्वेश्चन को ऐड करने जा रहा हूं। क्यों ऐड करने जा रहा हूं? क्योंकि अब इस क्वेश्चन का एक बड़ा शानदार सा सोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है हांगकांग ओलंपियाड के अंदर। तो मैंने वहां से दो तीन चीजें मैंने आपको बताया कि मैं आईएनपीएचओ की कुछ जो प्रोबेबल लिस्ट है वो जनरेट कर रहा हूं, और आपके साथ लगातार क्वेश्चंस में शेयर करता चल रहा हूं कि आईएनपीएचओ के प्रोबेबल लिस्ट के क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं और उनको आपको किस तरीके से सोचना चाहिए। वो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले उसको बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो कंडक्टिंग प्लेट दी गई हैं। क्या दी गई बेटा? दीज आर द टू कंडक्टिंग प्लेट्स। अब इन दो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर आपको बोल दिया गया कि बीच में एक चार्ज क्यू रख दिया गया। अब अगर ये क्यू चार्ज बीच में आएगा तो चार्ज इंड्यूस होगा इधर वाली सरफेस पर भी, उधर वाली सरफेस पर भी। तो बोला गया कितना चार्ज इंड्यूस होगा, इस पर बात की गई है। इस क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों साइड पर जो चार्ज इंडक्शन आएगा, क्यू के कारण एक सरफेस पर सिग्मा 1 आएगा, दूसरे सरफेस पर सिग्मा 3 आ जाएगा, एक तरफ Q2 होगा, अदर की तरफ Q4 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से चार्जेस का इंडक्शन होगा इन प्लेट्स पे। तो टोटल मिला के 4 प्लेट्स जो हैं उन पर इंडक्शन का इफेक्ट आएगा, और फिर उसकी कैलकुलेशन थोड़ी नहीं काफी भारी हो जाती है। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं, बिकॉज उसको मिरर मेथड के माध्यम से आगे की तरफ किया जाता है। यूनिकनेस थ्योरम और मिरर मेथड के माध्यम से इस क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं, लेकिन तब जब इसकी आउटर प्लेट को हम अर्थ कर देते हैं। तो इसका पूरा कंसेप्ट, आउटर प्लेट को अर्थ कर देते हैं तो ये प्लेट्स का पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाता है। तो हम बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बवाल से बच जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें इसके बीच के बवाल को सुलटाना है। अगर हमने आउटर प्लेट को अर्थ नहीं किया तो बाहर के बवाल भी आ जाएंगे, और फिर हमारे लिए इस क्वेश्चन को कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को पूछने के दौरान आप सभी से जनरली आपने जब भी क्वेश्चन इसको देखेंगे तो आउटर प्लेट को अर्थ कर देते, ताकि आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट ना रहे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहे वो अंदर की अंदर ही रहे, इससे बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे। दूसरा, ये प्लेट्स बहुत लार्ज हैं, तो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, इनके बीच में चार्ज को रखा गया। अब कैसे निकालें? इसको निकालने का जो जेन्युइन मेथड है, सबसे ठीक मेथड होता है, उसको हम लोग मिरर मेथड बोलते हैं, और जो यूनिकनेस थ्योरम के करस्पॉन्डिंग निकल के आता है कि अगर आपको इसके इंडक्शन की बात करनी तो प्लस क्यू को यहां पर माना जाता है मिरर के माध्यम से, इस प्लस क्यू को इसके करस्पॉन्डिंग एल। तो ऐसी इनफाइनाइट इमेजेस बनती चली जाएंगी रिफ्लेक्शन के माध्यम से, और एक प्लस क्यू इसका इंड्यूस चार्ज इधर की तरफ, इसका इंड्यूस चार्ज इधर की तरफ, और इस तरीके से ये लगातार एक दूसरे के साथ मिरर करते चलेंगे, और फिर उस इनफाइनाइट सीरीज के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को लिखते हैं, और फिर हम इसको फाइंड करते हैं। वो जो मेथड है वो थोड़ा सा ज्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और मैं बहुत दिनों सोचता था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है आईएनपीएचओ के अंदर पूछना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूनिकनेस थ्योरम है, मिरर मेथड है, ये आईएनपीएचओ एंटरटेन नहीं करते हैं ज़्यादा हद तक। तो या उस पर बेस्ड उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, तो आई वुड से कि उसका इंटरटेनमेंट थोड़ा कम रहता है। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा एस्पेक्ट जो है सोचने का, वो भी मैं एक बार आपके दिमाग में डालता हूं और फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब जैसे आप लोगों ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर किए होंगे, मतलब इसको कैसे सोचा जाए, आप इसको किस तरीके से थॉट में रखें कि किस तरीके से हम यहां पर सोचेंगे। तो मैं बोल सकता हूं, देखो आपको पता है कंसेंट्रिक जो आपका कंडक्टर होता है उसके अंदर अगर कोई चार्ज क्यू को रखा जाए, तो यहां पर मान लीजिए यहां पर आपकी एयर है और यहां पर आपका कंडक्टर है। तो इस रीजन में अगर मैं बात करूं तो प्लस क्यू यहां पर आता है, तो इनर सर्फेस पर माइनस क्यू आ जाता है और आउटर सर्फेस पर प्लस क्यू का चार्ज आ जाता है। बुरा ही होता है कि नहीं होता? और ये हम पूरा गॉस लॉ वगैरह से प्रूव कर लेते हैं। यही सिचुएशन सेम यहां पर है, बस प्लस क्यू को सेंटर से हटा के थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, और इन सरफेस की जो रेडियस है इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी मान लेंगे, तो आपको यही वाली सिचुएशन जो है वो मिल जाएगी। तो जब भी आपसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके ओर पूछा जाता है, तो आपकी कितना चार्ज कैसे इंड्यूस हो रहा होगा, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ रहा होगा, तो सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4, आउटर सरफेस जो चार्ज आया होगा वो इनर चार्ज के बराबर होगा। इस एनालॉजी के माध्यम से आप जा सकते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग होंगे, लेकिन नेगेटिव चार्जेस होंगे।
बात समझ में आती कि नहीं आती? और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का जो समेशन होगा वो टोटल चार्ज के बराबर हो रहा होगा। तो इस एनालॉजी के माध्यम से आप बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से दे सकते हैं। अगर आप इसकी रेडियस को आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर मान ले मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बहुत आसानी से इस एनालॉजी के थ्रू आप पूरे आंसर जो है वो दे सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन इस एनालॉजी से नहीं हो पाती। कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा काम किया है हांगकांग ओलंपियाड ने। तो उस क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, और अगर आप सभी ने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो मैं एक बार उस क्वेश्चन को भी आपको दिखा देता हूं। यह है हांगकांग ओलंपियाड का क्वेश्चन, पैन पर्ल रिवर डेल्टा फिजिक्स ओलंपियाड 2016। इसका पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कैपेसिटर 13 मार्क्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इस पूरे के पूरे थॉट को एक अलग सोच के साथ दिखाया है। अब देखो कितने मजेदार थिंकिंग है, मतलब थिंकिंग अगर आप देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और आपको एक नया तरीका सोचने का मिलने वाला है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो 2016 का जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है तो कृपया करके इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन इसका बहुत आसान है, दूसरा क्वेश्चन, देन आप अगर थर्ड क्वेश्चन पर अभी आते हैं तो कैनन बॉल एंड बॉम्ब्स का क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ एनवेलप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत आसानी से हो जाता है ये क्वेश्चन। अगर आप आईपीएचओ का देखेंगे तो आई वुड से आईपीएचओ का एक क्वेश्चन है जिसको अपन बोलते हैं स्केचेस, क्या नाम था, नाम क्या था, एक सेकंड रुकेगा तो मैं आपको दिखाता हूं। उसमें फाइनल स्केचेस ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। जस्ट गिव ए मोमेंट, मैं आपको ईयर भी बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद कि क्या ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था वो। तो उस क्वेश्चन को भी अगर आप लोग देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, और ये क्वेश्चन उस एनवेलप को वहाँ पे भी सेट होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन मुझे उस क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है, तो अगर आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उस क्वेश्चन में क्या है। मैं एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने आईपीएचओ के, मेरे पास मैंने आईपीएचओ का एक क्वेश्चन सर्च करता हूँ, आईपीएचओ फिजिक्स प्रॉब्लम्स। ये आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर आप देखेंगे जाके, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लेके चलता हूँ, साथ साथ चलना है ना। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार क्वेश्चन था वो। आई वॉज थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन स्केचेस का क्वेश्चन था वो, फोकस ऑन स्केचेस, यस दिस क्वेश्चन, सॉरी दिस फोकस ऑन स्केचेस क्वेश्चन। फोकस ऑन स्केचेस क्वेश्चन के ऊपर ये जो यहाँ पर ये जो एनवेलप की इक्वेशन आई है, दिस इज द सेम इक्वेशन दैट दे वर टॉकिंग इन द फोकस ऑन स्केचेस प्रॉब्लम आईपीएचओ 2012 की प्रॉब्लम। अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा, और यही जो प्रॉब्लम है यही वो प्रॉब्लम है जो इसमें पूछी गई है, और ये भी एक वन ऑफ द आईएनपीएचओ प्रोबेबल क्वेश्चन है जो मुझे लगता आएगा। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं बता रहा था तो मैंने कहा एक बार आपको ये भी बता दिया जाए। तो आईपीएचओ का 2012 का फोकस ऑन स्केचेस, दिस फोकस ऑन स्केचेस प्रॉब्लम जो है ये आप सभी को करना है, दिस फोकस ऑन स्केचेस, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन परफेक्टली सही नहीं आया है, मैं बहुत बेसिकली आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से इसके सॉल्यूशन में एक छोटी सी मिस्टेक है जो मुझे लगती है। और जब मैंने यहाँ पर बात की है इसके 2.5 पॉइंट के क्वेश्चन में मिनिमम वेलोसिटी वी मिनिमम, इनके और मेरे आंसर में बाई 2 का फर्क आ रहा है। आप भी कैलकुलेट करिए, अगर बाई 2 का फर्क आ रहा है तो मेरे को शेयर करके बताओ कि सर हाँ आ तो रहा है, और मैं इनके आंसर से अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन ये आईपीएचओ वाले हैं तो यार पंगे भी नहीं ले रहा हूँ मैं भी ज़्यादा, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है तो इट इज़ अंडर डिस्कशन राइट नाउ, ठीक है। चलो वापस आते हैं और अपनी पूरी कहानी को वापस से समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में, हांगकांग ओलंपियाड वाले ने क्वेश्चन बोला कैपेसिटर का 13 मार्क्स का क्वेश्चन। अब मैं जल्दी से क्वेश्चन को समझाता हूँ और फिर आप सभी प्यारे बच्चे इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि एक क्लस्टर ऑफ चार्ज है। क्या है? एक क्लस्टर ऑफ चार्ज है, चार्ज ए, जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा एक क्लस्टर है। पहले सिंगल क्लस्टर मान रहा हूं, ठीक है ना। तो एक क्लस्टर ऑफ चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसे कई सारे चार्ज होंगे। अब अगर मैं पूछूं ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं आपके पास और इसके कारण R0 किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो आई कैन वेरी सिंपली राइट इट डाउन कि देखो यार R0 पर अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं Q3 कारण लिखूंगा तो Q3 से ये जो दूरी हो जाएगी वो R0 माइनस R3 का मॉड हो जाएगा और पोटेंशियल हो जाएगा K Q3 अपॉन R0 माइनस R3।
इसी तरीके से मैं Q2 से भी निकाल लूंगा, इसी तरीके से मैं Q1 से भी निकाल लूंगा, इसी तरीके से Q4 से, इसी तरीके से Q5 से, हर एक से दूरी लिखता जाऊंगा, सबके मॉड निकालता जाऊंगा और सबको जोड़ दूंगा, तो वो पोटेंशियल निकल के आ जाएगा R0 पे। और अगर R0 पे कोई चार्ज मैंने रख दिया Q0 का, कैसा चार्ज रख दिया बेटा, Q0 का, और मैंने आपसे पूछा उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल R0 पे जो आपने अभी ऊपर की तरफ यहां निकाला है, इसमें Q0 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पोटेंशियल निकल के आ गया। इससे ज्यादा कुछ तो है ही नहीं। क्या बात समझ में आती है क्या? इससे ज्यादा कोई लफड़ा है ही नहीं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो अब इस चमत्कारी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को मत देखिएगा, अब इस चमत्कारी क्वेश्चन के अगर नेक्स्ट पार्ट को देखा जाए तो व्हाट आई वुड रिकमेंड और आई कैन से ओवर हियर कि देखो मेरे भाई, मान लो कि दो क्लस्टर हैं, एक Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 जो लाइट ग्रीन कलर से बना हुआ है, और दूसरा है येलो कलर से बना हुआ Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश, Q4 डैश, Q5 डैश, ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस दो जगह। आपने कहा सर दो अलग अलग क्लस्टर है, मैंने कहा नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर भी हो सकते हैं, एक दूसरे का अगल बगल हो सकते हैं, कुछ चार्ज ओवरलैप करते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। आपने कहा दो क्लस्टर हैं एक स्पेस में, Q1, Q2, Q3, Q5, Q डैश 6, Q डैश 7 है, यहां हो सकता है Q, तो आपने कहा पूरे स्पेस में कहीं पर भी कोई चार्जेस हो सकते हैं। कुछ चार्ज को मैंने एक क्लस्टर बोल दिया, कुछ चार्ज को मैंने दूसरा क्लस्टर बोल दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे से, वो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप भी कर सकते हैं। उनकी पोजीशन कहां पर है अपने को पता नहीं है, अपन जनरल बात करने जा रहे हैं। आपने कहा ठीक है सर, तो अगर दो क्लस्टर ऑफ चार्जेस हो गए, दो क्लस्टर ऑफ चार्जेस को, क्योंकि मैं बार बार दो क्लस्टर ऑफ चार्जेस ऐसे से बोलूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग है, ये कैन बी ओवरलैपिंग, तो मैंने इसीलिए यहां पे दिखाया है कि Q3 एक दूसरे का चार्ज है, ये येलो वाला चार्ज है, और Q5 ग्रीन वाला चार्ज है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल है, इंटरसेक्शन चल रहा है ना। तो क्लस्टर का कोई डायमेंशन नहीं कि भैया ये इधर है ये उधर है, कोई भी क्लस्टर कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी चार्ज किसी भी क्लस्टर का कहीं पर भी हो सकता है। आपने कहा ठीक है। अब आपने कहा इन दोनों सिस्टम को अगर देखा जाए और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, और उन्होंने एम्फेसाइज किया दो बातों पे, उसको पहले समझना। अब मैं अगर लिखूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 डैश, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, इस Q1 डैश की बात कर रहा हूं, इस Q1 डैश की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इस Q1 डैश की पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी। आपने कहा किसके कारण, मैंने कहा ए क्लस्टर के चार्जेस के कारण, तो Q1 डैश वाला बी क्लस्टर बोल देता हूं और Q1 वाला ए क्लस्टर बोल देता हूं। तो मैंने कहा Q1 डैश की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, क्या बताओ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, किसके कारण बताओ, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 अप टू n, इन सबके कारण बताओ। तो आपने कहा सर Q1 है R1 डैश पे, इसकी पोजीशन कहां पर आ गई, आपने कहा इसकी पोजीशन R1 डैश पे। अगर Q1 R1 पर होगा तो ये जो बीच वाला इनका वेक्टर बन रहा होगा यहां से यहां तक का, दिस इज R1 डैश माइनस R1, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो Q1 के कारण पोटेंशियल आ गया, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से Q2 जो होगा वो यहां से R2 पर होगा, और फिर ये दूरी जो हो जाएगी वो R1 डैश माइनस R2 हो जाएगी। ध्यान से देखते रहो बेटा, R1 डैश माइनस R2 हो गई कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। आपने कहा बात तो सही है सर, कि अगर Q2 से निकालेंगे तो ये R2 माइनस R डैश हो जाएगा, R1 डैश माइनस R2, यहां पर R1 डैश माइनस R1 हो जाएगा। इस तरीके से Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 सभी के कारण निकाल सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो K Q1 Q1 डैश, फिर K Q2 इंटू Q1 डैश, फिर K Q3 इंटू Q1 डैश, तो Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, मल्टीप्लाइड बाय Q1। इसी तरीके से इस क्लस्टर में दूसरा चार्ज होगा Q2, उस पर भी बाकी सभी एक क्लस्टर के चार्ज के कारण पोटेंशियल लिख सकते हैं। इसी तरीके से Q3 पर भी, तो अगर एक में n चार्ज है एक पे m चार्ज है तो n चार्ज की एक सीरीज फिर n और अप टू n, तो n क्रॉस m, n इंटू m टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। सोच के बताओ, ये पूरी के पूरे n नंबर ऑफ आएंगे, ऐसे VQ1, VQ2, VQ3, VQ4 ऐसे अप टू VQN तक चले जाएंगे ये डैश वाले चार्जेस पे। तो आपने कहा हर एक सीरीज में n नंबर ऑफ पोटेंशियल्स होंगे और ये m नंबर ऑफ टाइम तक जाएगी, और इस पूरे को जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल निकल के आएगा किसका, Q डैश वाले चार्जेस का, मतलब B क्लस्टर का। किसके कारण, A के कारण। तो A चार्जेस के कारण B चार्जेस की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है,
अगर इसको लिखा जाए तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि V पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 डैश ड्यू टू A चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 डैश, पोटेंशियल एनर्जी Q3 डैश, और सबको जोड़ दे, क्योंकि पोटेंशियल ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो सीधे सीधे ऐड किया जा सकता है। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से जब मैं A चार्जेस के लिए पूछूंगा कि यार Q1 Q2 Q3 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश के कारण, तो आपने कहा सर जैसे आपने इधर की तरफ लिखा है, जैसे आपने यहां लिखा, क्या लिखा है यहां पर कि Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 के कारण Q1 डैश की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, Q2 डैश की कितनी है, Q3 डैश की कितनी है, उसी माध्यम से आप उल्टा भी लिख सकते हैं। और अगर आपने यहां पर उल्टा लिखा तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो Q1 वाले पॉइंट पर हो जाएगी तो K Q1 डैश अपॉन R माइनस R1 इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय Q1 कर देंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अपना, तो देन दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 लिखेंगे, Q3 लिखेंगे, Q4 लिखेंगे। आपने कहा ठीक बात है सर। मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पे दो दो चार्ज सिस्टम का समझते हैं। मैंने कहा देखो अगर दो चार्ज सिस्टम है Q1 Q2 एक तरफ, Q1 डैश Q2 डैश एक तरफ, तो अगर यहां पर आप इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दो चार्ज सिस्टम है, एक कहीं पर Q1 है, एक कहीं पर Q2 है, दूसरे चार्ज है, एक कहीं पर Q1 डैश है, एक कहीं पर Q2 डैश है। मुझे नहीं पता कहां पर है, दोनों कहीं पर भी हो सकते हैं। Q1 डैश Q2 डैश को एक क्लस्टर बोला गया, Q1 Q2 को एक क्लस्टर बोला गया। अब मैंने कहा मेरे भाई मुझे बता दो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है Q1 और Q2 की, इन दोनों के कारण, और Q1 डैश Q2 डैश की कितनी है Q1 Q2 के कारण, एक दूसरे के कारण, जिसको मैंने लिखा है A की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू B और B की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू A। आपने कहा अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि यार इसके एक इसके कारण होगी और एक Q2 डैश के कारण होगी, इन्हीं दोनों कारण तो होने वाली है बच्चे। आपने कहा अगर इन्हीं दोनों कारण होने वाली है तो K Q1 डैश अपॉन Q1 अपॉन R1 माइनस R1 डैश, R1 माइनस R1 डैश समझ में आ गया, ये यहां पर R1 होगा, ये R1 डैश हो जाएगा, तो R1 डैश ये हो गया, ये R1 हो गया बच्चों। आई थिंक थोड़ा सा कम विजुलाइज हो रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा कर देता हूँ, अच्छे से कलर से बना देता हूँ। मैंने डायग्राम का कलर अच्छा नहीं चूज किया है, तो कलर सिलेक्शन भी मेरे को ऐसा लगता है ना मैं इन सब चीज़ों में बड़ा पुअर हूँ, कौन सा कलर चूज करना चाहिए। इवन अपने दोस्त से पूछता रहता हूँ भाई मुझे बता दो यार कि क्या क्या, क्योंकि मैं क्रिएटिव आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अच्छी नॉलेज दे सकता हूँ। आई एम नॉट दैट मच ऑफ क्रिएटिव पर्सन, ऐसा मुझे लगता है ना। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो कमेंट करके बता देना कि सर आप बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो, आप इस चीज़ को ऐसे क्रिएटिव बना सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे ही होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पढ़ने का समय नहीं होता है ना, तुम सिर्फ क्रिएटिविटी दिखा रहे होते हो। R1 डैश, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो आई कैन वेरी इजीली से ओवर ईयर, और मैं इस चीज़ को यहाँ पे बहुत आसानी से बोल भी सकता हूँ कि यार देखो यार इसके कारण यहाँ पर बात करेंगे तो ये R1 माइनस R1 डैश हो जाएगा। सोचो, तो यहां पर मैं इन दोनों चीजों को बहुत क्लियरली लिख सकता हूं, और ये अभी अपन ने पहले भी सीखा है तो कुछ नई चीज नहीं सीख रहे। तो Q1 Q2 की लिखूं, यहां पर Q1 डैश और Q2 डैश की लिखूं। अगर आप दोनों की लिखिए और ध्यान से देखिए, खुद से देखिए पूरा ना कि दोनों करंट, तो अगर आप देखेंगे तो सारे टर्म मैच हो जाएंगे, सारे टर्म मैच हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम आना है। इसके कारण उसके कारण देखोगे तो उसका उसके कारण भी तो देखोगे, तो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन तो लिंकेज बैठ ही रहा है, सारे के सारे टर्म्स निकल के आएंगे। या आप n क्रॉस m लिखो या m क्रॉस n लिखो, बात तो बराबर ही हो गई कि नहीं बराबर हो गई, टर्म बराबर आने वाले हैं, सारी चीजें इक्वल होने वाली हैं। आपने कहा बात तो सही है, तो आपने कहा इसका मतलब एक बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी निकल के आती है कि किसी भी एक क्लस्टर ऑफ चार्ज के कारण, किसी भी एक क्लस्टर ऑफ चार्ज, क्लस्टर ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि जहां ग्रुप ऑफ चार्ज कोई भी हो सकता, मे बी ओवरलैपिंग, मे नॉट बी ओवरलैपिंग, कुछ भी है, उसके कारण एक दूसरे चार्ज की, एक दूसरे क्लस्टर की पोटेंशियल एनर्जी is equal to potential energy of another cluster because of the first one. तो potential energy of A with respect to B is equal to potential energy of B with respect to A. इस चीज को पहले हांगकांग वालों ने प्रूफ करा लिया पहले दो पार्ट में। फिर वो तीसरे पार्ट की तरफ चले और उन्होंने बोला कि मान लो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने बोला मान लो कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट बना दी दोनों, और बोल दिया ऊपर वाले पे चार्ज डेंसिटी दे दी गई सिग्मा डैश, ऊपर वाले पे चार्ज डेंसिटी कितनी दे दी गई, आपने बोला सिग्मा डैश। कुछ इस तरीके से कहानी है, ध्यान से देख लेंगे तो बहुत इजी है। एक ये प्लेट हो गई,
एक ये प्लेट हो गई, नीचे वाली प्लेट को उन्होंने अर्थ कर दिया है शायद, और ऊपर वाले प्लेट पे उन्होंने एक सिग्मा डैश चार्ज दे दिया, यहां पर उनको सिग्मा डैश चार्ज डेंसिटी हो गई। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इट कैन बी डिफाइंड एज सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दैट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। तो आपने कहा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई तो यहां पर क्योंकि ये अर्थिंग है तो यहां का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल कैन इजीली बी रिटन लाइक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये हम लिखते हैं। तो अगर मैं यहां से, इन्होंने बोला है कि ये डिस्टेंस जो है वो z है, इसको अपन ने z बराबर 0 मान लिया है, दिस इज z। तो यहां z से ऊपर की तरफ अगर चलेंगे तो किसी भी हाइट z पर जो पोटेंशियल हो जाएगा एट एनी z दैट इज लेस देन l, जो l से छोटा है, यहां पर जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू z के बराबर होगा। आपने कहा सर ये बात तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता हुआ जा रहा होगा एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू z के बराबर हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है पॉइंट। अब इसी कंसेप्ट को यहां पर उन्होंने बातचीत की और इसको यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिया है इस पूरे कंसेप्ट को। अब देखिएगा इसके अमेजिंग कंसेप्ट को अब आप मैं लेके आ रहा हूं कि अब ये फाइनल टोन है। अब इसके मेथड, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा देखो भैया ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे सिग्मा डैश है तो सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया। अब उन्होंने लास्ट पार्ट में बोला कि अगर एक क्यू चार्ज को यहां से z0 डिस्टेंस ऊपर रख दिया जाए तो फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द अपर प्लेट, इस पर कितना चार्ज होगा ये बता दो। आपने सिंपल सा चार्ज जो है वो मान लिया, ध्यान से देखिएगा। अब दो चीजों को समझना है ना, अपने पास सिस्टम एक ही है, एक अपर प्लेट है एक लोअर प्लेट है, बहुत ध्यान से देखना एक ही चीज है, और इस चीज को आप विजुलाइज करोगे तो मजा आएगा, नहीं तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, गलत समझने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सही समझो, सटीक समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत ध्यान से, अब पेन वेन सब छोड़ दो, बिल्कुल पेन वेन छोड़ दो सब लोग, किसी को कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है अभी, बिल्कुल सिंपल ऊपर आ जाओ और एक चीज को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि भाई दो प्लेट है, ये कैपेसिटर की एक प्लेट, ये कैपेसिटर दूसरी प्लेट, ठीक है, दिखाई पड़ती है। इसके दो क्लस्टर, अपर प्लेट पे मैंने कहा देखो, मैंने क्या बोल दिया है, अब जस्ट आई सेड कि देखो यार हमने दो क्लस्टर मान लेते हैं, एक ये वाला फिनोमिना, एक ये वाला, है दोनों एक दूसरे के ऊपर ही, एक ही प्लेट पर हमने बोल दिया सिग्मा डैश चार्ज भी है और एक इंड्यूस चार्ज भी है, दोनों बोल दिए, ठीक है ना, दोनों को इंडिपेंडेंटली मान लिया। मैंने कहा भाई हमारे लिए तो इंडिपेंडेंट मानना कोई बड़ी बात नहीं, हमने मान लिया कि दो क्लस्टर ऑफ चार्जेस हैं, एक सिग्मा डैश का है और एक ये वाला है। आपने कहा अगर मैं इस क्लस्टर को एज्यूम कर लूं और आपने जैसा कि लिख दिया है कि ये दोनों की दोनों प्लेट जो हैं ये अर्थ है, तो इसका पोटेंशियल भी शून्य होगा, इसका पोटेंशियल भी शून्य होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। चूंकि मैंने दो क्लस्टर मान लिए हैं कि एक क्लस्टर जिसमें अपर प्लेट पे चार्ज कुछ सिग्मा 1 था, ठीक है, इसी पे ही दूसरा सेम प्लेट की बात कर रहा हूं ना, सेम प्लेट की, इसी में मैंने बोल दिया कि अगर ये क्यू चार्ज रखा है तो यहां पर अपर प्लेट पे चार्ज कुछ आ गया होगा, दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज, इसको मैंने बोल दिया क्यू यू, इसको मैंने बोल दिया लोअर वाले पे क्यू एल और बीच वाले पे क्यू। तो आपने कहा क्लस्टर बी में 3 चार्जेस हो गए और क्लस्टर ए में सिर्फ एक चार्ज है जो सिग्मा डैश है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर मैं क्लस्टर ए के कारण, अब क्लस्टर तो अपने हिसाब से चूज कर सकता हूं ना, भाई मेरा मर्जी, मैं कुछ भी चूज करूं, मैं कुछ भी बना लूं। आपने कहा हाँ मान सकते हैं सर, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मानो, क्या फर्क पड़ता है मुझे। आपने मान लिया कि एक कैपेसिटर की प्लेट है, यहां पर कुछ सिग्मा डैश चार्जेस हैं, तो सिग्मा डैश डेंसिटी के हिसाब से एक प्लेट पे चार्ज, और एक कुछ क्यू इंड्यूस्ड है वो अलग मान रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो क्यू इंड्यूस्ड है उसको अलग मान रहा है। याद रखिएगा एक ही प्लेट है लेकिन दो ओवरलैपिंग केम है, लेकिन दोनों को इंडिपेंडेंटली मान रहा हूं। आपने कहा ठीक है सर, क्योंकि चार्जेस की लोकेशन तो अपने हिसाब से अलग अलग होगी, अगर दो चार्जेस की लोकेशन सेम होगी उस हिसाब से काम अलग अलग हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। तो अब हमने यहां पर बोला कि पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 होना चाहिए। आपने कहा ठीक है। तो मैंने कहा यार देखो अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे पोटेंशियल पता है कि इसका 0 होगा, इसका 0 होगा,
ये तो अपने को उन्होंने इसी तरीके से चार्जेस इंड्यूस वगैरह हो रहे होंगे, जो भी इसी तरीके से काम हो रहा होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर बात करता, और बहुत सिंपल सी चीज को समझना, उन्होंने बोला कि यार अब यहां पे अगर बात करें कि इसका पोटेंशियल जो है क्योंकि वो जीरो है, तो बी क्लस्टर के कारण ए का जो पोटेंशियल होगा, जिसको मैंने लिखा यहां पर यू ए ड्यू टू बी, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि सारा का सारा चार्ज ए का कहां पर है, अपर प्लेट पर, तो आप बोलेंगे चार्ज ऑन अपर प्लेट सिग्मा डैश इनटू एरिया ऑफ द अपर प्लेट मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ द अपर प्लेट। आपने कहा पोटेंशियल ऑफ द अपर प्लेट जो है वो जीरो है, तो पोटेंशियल, क्योंकि सारा का सारा चार्ज क्लस्टर ए का वो सिर्फ अपर प्लेट पे लाई कर रहा है और उसका पोटेंशियल चूंकि जीरो है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बी वाले के कारण जीरो हो गई, क्योंकि बी वाले के कारण वहां पोटेंशियल जो है वो जीरो हो रहा है। नहीं समझे बात को? क्या ये पॉइंट समझ में आता है? ये सिस्टम के कारण, जो नीचे सिस्टम दिया गया क्लस्टर बी का, उसके कारण अपर प्लेट में पोटेंशियल शून्य है कि नहीं शून्य है? सिस्टम उसी तरीके से बना है कि सच दैट अपर प्लेट में पोटेंशियल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अगर अपर प्लेट में पोटेंशियल जीरो हो गया तो मैं बहुत क्लियरली इस बात को बोल सकता हूं, बहुत आराम से इस बात को बोल सकता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, क्लस्टर बी के कारण क्लस्टर ए की पोटेंशियल एनर्जी शून्य हो गई। आपने कहा सर बात तो सही है, इसका मतलब जो ए क्लस्टर है उसके कारण बी क्लस्टर की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि भैया एक दूसरे के कारण नेट पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है। तो आपने कहा इसका मतलब अब लिखना पड़ेगा। तो आपने कहा सर देखो, क्लस्टर बी में अगर चार्जेस की लोकेशन देखी जाए तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। अब आपने कहा सर क्लस्टर ए के कारण पोटेंशियल लिखते हैं, जहां जहां चार्जेस है वहां वहां पर। आपने कहा भाई बिल्कुल सही बात है। चार्जेस कहां कहां पर? आपने कहा सबसे पहला चार्ज है लोअर प्लेट पर, तो आपने कहा लोअर प्लेट का तो पोटेंशियल क्लस्टर बी के क्लस्टर ए के कारण भी जीरो है। तो आपने कहा सर अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने बैठ गया, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं अब यहां पर, क्योंकि इसी से मजा आने वाला है। अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने बैठ गया तो बोलूंगा सबसे पहले जो लोअर चार्ज है क्यू एल, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्लस्टर बी ड्यू टू ए। तो क्लस्टर बी के पास टोटल कितने चार्जेस हैं? आपने कहा क्यू लोअर वाला है। अब मैं सबको अलग अलग लिख रहा हूं, फिर सबके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यू एल, क्यू और क्यू यू। बोलो हाँ या ना? गलत लिखा क्या सही लिखा? बहुत ध्यान से देखो, गलत लिखा कि सही लिखा? आपने कहा सर इसका मतलब लोअर प्लेट पर पोटेंशियल जो है वो यहां लिख दो, क्यू वाली पोजीशन पर पोटेंशियल जो है वो यहां लिख दो, और अपर प्लेट पे जो पोटेंशियल है वो यहां लिख दो। आपने कहा इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू बी, पोटेंशियल ड्यू टू बी ए के कारण निकल के आ जाएगी। बोल मेरा भाई, क्या मेरी मुंडी घूमती हुई दिखाई पड़ रही तुम लोगों को? देख, बिना बिना शरीर की मुंडी चमत्कार ही बाबा घूम रही है। तो अगर ये चीज घूम रही है तो ध्यान से देखो और आप समझो, यही है मेन गेम, काम खत्म, पिक्चर क्लोज। आपने कहा सर इसकी कर रही है पोटेंशियल हो गया जीरो, यहां पर किसी z नॉट डिस्टेंस ऊपर की बात करोगे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन या सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू z नॉट, और यहां पर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू l। तो आपने कहा सर पोटेंशियल सभी के कारण मैंने लिख लिया। क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आती है क्या? क्या इसकी अमेजिंग सा कंसेप्ट लगा कि नहीं लगा? साला इसके चक्कर में ना 2-2 3-3 पेज के सॉल्यूशन लिखे हैं, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तुम लोग देख लेना जाके, अगर देखने की इच्छा है तो आप। और ये क्या गजब बताऊं भाई, मैंने इस क्वेश्चन को सर्च किया, मैंने कहा देखिए कितने लोगों ने इसका सोल्यूशन बनाया हुआ है और वो लोग क्या क्या अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। एक भारतीय आदमी ने इसका सोल्यूशन बनाया हुआ था, और भारतीय आदमी नहीं, मतलब मैं आज जो इंडियन एडटेक स्पेस जो इतना इवॉल्व हो रहा है ना, को बहुत महान लोग आ चुके हैं, आपको पता है, और मैं ज्यादा कमेंट स्पेशली नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ बच्चों को रोक देता हूं कि यार बहुत ध्यान से देख के, कंटेंट उतना ही, मार्केट में कंटेंट ओवरफ्लो हो चुका है। ओवरफ्लो समझते हो ना? कुछ भी बह रहा है, कुछ भी ना बहाने वाले को मतलब है और ना ही किसी को मतलब है, यार उसमें क्या ही करें। लेकिन ठीक है, तो आप, क्योंकि आप समझदार आदमी हो, आपको फिजिक्स जेन्युइनली पढ़नी है, और अगर आप जेन्युइन फिजिक्स पढ़ना चाहते हो ना, तो भाई साहब बहुत जेन्युइन तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि मार्केट में कंटेंट इतना गलत ओवरफ्लोड है। मैं एक बहुत बड़े फंडेड कंपनी की बात कर रहा हूं, उसमें इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, और उस सोल्यूशन का ना सर है ना पैर है।
इस सॉल्यूशन को समझाने मुझे पिछले घंटे भर का सफर लगा जा रहा है, आधे घंटे का सफर लगा जा रहा है, उस क्वेश्चन की भूमिका बांधी तक नहीं गई है। ऐसे फुद्दू सा सॉल्यूशन दे दिया है कि ऐसा लगेगा जुगाड़ भी की क्या होती, लंका लगा रखी जुगाड़बाजी की। मतलब इसका सॉल्यूशन एक इंडियन बड़ी एडटेक कंपनी के वेब पे अवेलेबल है। अच्छी बात है कि सभी नहीं डाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन कुछ महान लोगों ने बिना इसका सर पैर जाने या बिना बहुत सारी चीजों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें यार, इन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनर प्लेट पर यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कैसा होगा, किसी भी चीज को बोल पाना बहुत डिफरेंट चीज है। अलग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनर प्लेट पे, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, उसके कारण पोटेंशियल कैसे लिखे जाएंगे, ये चीजों की किसी ने डिस्कशन किया ही नहीं है। इसको कॉम्प्लेक्स क्या बना रहा है कि भाई क्यू जब लगेगा तो नीचे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, ऊपर कुछ चार्ज, वो चार्ज यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो चार्ज लास्ट तक जाएगा और ये चार्ज की फ्रिंजेस बनेगी, कंडक्टर है, चार्ज को एडजस्ट करेगा, इसको भी क्यू पोटेंशियल होना है। बहुत सारे बवाल हैं अगर आप रियलिस्टिक में इस क्वेश्चन को सोचते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा मेथड लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब आप सभी ने इस क्वेश्चन को, इस मेथड को आपने कहा सर पोटेंशियल लिख लिया, अब ध्यान से देखना, QL VL कितना हो गया, आपने कहा सर ये तो हो जाएगा VL, क्योंकि इसके कारण 0 है, आपने 0 लिख दिया, प्लस स्मॉल क्यू पर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Z, प्लस अपर चार्ज QU इंटू ऊपर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू L, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। दुक हो गई रे, हो गया, आंसर आ गया। क्यों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Z अपॉन L जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा, Z नॉट अपॉन L Q इंटू, एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आती है क्या? तो अगर ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, INPHO में ऐसा क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम करके पूछ सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी अप्रोच है। क्लस्टर के फॉर्मेट में दो क्लस्टर अलग अलग मान लिए, एक क्लस्टर के कारण इंडिपेंडेंसी है, दोनों के कारण पोटेंशियल को अलग अलग लिखा गया, दोनों कारण चीजों को अलग अलग लिखा गया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है, क्लस्टर ए क्लस्टर बी, ओवरलैपिंग है, अलग अलग मत मानो, अलग अलग मानो कि सर यहाँ हुआ, ये वाली प्लेट वहां कैसे जा रही, फालतू बात हो गई। एक ही प्लेट पे है लेकिन हमने क्लस्टर, एक ही जगह पर दो क्लस्टर हो सकते हैं ना, एक ही रीजन में दो क्लस्टर, तीन क्लस्टर बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो। क्या बात समझ में आ गई पूरी? कोई कंफ्यूजन है, कुछ नई बात जानना चाह रहे हैं तो कमेंट करके बताएंगे, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएंगे, शेयर वेयर कर देना दोस्तों के साथ यार, थोड़ा हम भी सीख लें। बाकी कोशिश चल रही है कुछ बड़ा करने की, और आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट, मतलब मैं यहाँ पर वो काम करने जा रहा हूँ जो इंटरनेशनली अभी तक किसी ने नहीं किया। मेरी कोशिश वही है कि इंटरनेशनली IPHO, इफ एनीबॉडी इज विलिंग टू गेट इनटू IPHO, he should see this channel, उसको ये चैनल देखना चाहिए, वो देखे। After a period of time, if I get certain foreign audience, then I will speak in English also. But till then, I am not speaking English. But I can. This is my और सीख के बोलेंगे फिर, थोड़ा और सीखेंगे फिर थोड़ा और बोलेंगे, लेकिन तब तक फॉरेन ऑडियंस भी चाहिए मुझे। तो अपन फॉरेन ऑडियंस को भी लेके आएंगे अपने चैनल पे, और शानदार से इस चैनल को डेवलप करेंगे, ताकि लगे कि साला क्वालिटी फिजिक्स का तंबोला सबके बाहर वालों के पास है। इंडिया में बहुत कम लोगों के पास क्वालिटी फिजिक्स का तंबोला लेके बैठे हुए हैं, तो क्वालिटी फिजिक्स कहाँ मिलेगी, वो इस चैनल पे मिलेगी। तो ये चीज अपने को करनी है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सारी चीजें, लिंक्स आपके सामने आ रही हैं, इन सबको ज्वाइन करो और साथ में जुड़ो और अपन आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। निर्विवाद बार बार कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।